जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेसन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और लेसन नंबर 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। लेसन नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद करेंगे इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक मिनट से क्वेश्चन को देखिए, अपने नोट्स को बनाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए आप। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूं पहला, इस लेसन में पहली हेडिंग जो है वो क्या है। इस लेसन में पहली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। आप इसमें क्वेश्चन करके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें ये यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए, इसकी बीमा लिखिए। ठीक है, आपको मैं सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, देखो वैद्युत फ्लक्स अगर इसको बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आप क्लास 1 में मीन्स लेसन 1 में आप पढ़े होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं, निष्कोण वक्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। देखो मान लो कोई ऐसा पृष्ठ है या कोई ऐसा तल है, ये मान लो कोई ऐसा पृष्ठ है और ये क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, अब यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, फिर यहां से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। हम आपको कुछ ही दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं सभी यहां से क्या होंगी, गुजरेंगी, और ये भी वैद्युत बल रेखा है और यहां से क्या होगी, ये आगे बढ़ेगी। ये क्या होगा, ये वैद्युत बल रेखाएं आगे गुजरेंगी। क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कब होती है, जब किसी पृष्ठ के चारों तरफ क्या होता है, क्षेत्र होता है। जब किसी पृष्ठ के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। अब ये देखिए, ये एक ऐसा पृष्ठ है। ठीक, अब इससे क्या हो रही है, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो अब इसमें फ्लक्स का मतलब होता है ये जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं की पूरा माप होती है। वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। एकदम सिंपल वर्ड में आप क्या बोलोगे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। सीधा सीधा बोल दो, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये था जनरल डेफिनेशन। ठीक, और अगर हम लोग मैथमेटिकल रूप में देना चाहें तो क्या होगा, इससे मान लो एक छोटा सा एक खंड ले लो, इस पृष्ठ का छोटा सा भाग ले लो। क्योंकि छोटा सा भाग इसलिए ले रहे हैं, अगर आप छोटा सा भाग लोगे तो बड़े से भाग के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा टॉफी है, बहुत सारा टॉफी है। अब टॉफी बहुत सारा है तो आप अगर एक टॉफी की कीमत निकाल लोगे, एक टॉफी की कीमत निकालोगे तो उसको काउंट करके उसी में गुणा करा के सारी टॉफी की कीमत निकालोगे। तो हम अगर इसका एक पृष्ठ काट लेंगे, ऐसा इसका अगर एक पृष्ठ हम लोग काट लेते हैं, ये छोटा सा पृष्ठ, और इसमें मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, DA है। इसका जो क्षेत्रफल क्या है, DA। ठीक है, और क्या है ये क्षेत्रफल, DA है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। ठीक, और वैद्युत D और E के बीच जो कोण बना उसको हम थीटा से दिखा दे रहे हैं। ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का छोटा सा भाग DA लिया गया। DA मतलब क्षेत्रफल है, और इस यहाँ पर ये चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और इन दोनों के बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है वो क्या होती है, E वेक्टर E डॉट वेक्टर ए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यहां से वेक्टर E डॉट वेक्टर ए होता है, DA। ये परिभाषा हो गया। और हम लोग वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, फाई E से। तो फाई E बराबर ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA हो जाएगा। तो अब यहां से परिभाषा आप क्या बता दोगे, ये परिभाषा बताओगे कि देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। परिभाषा मैं दोनों लिख दे रहा हूं। परिभाषा देखिएगा, परिभाषा
ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे? किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस परिभाषा समझ आ गई। दूसरी परिभाषा देखिएगा, दूसरी परिभाषा आप ये दोगे और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होगा, फाई ई बराबर ये जो लिखा गया ऊपर ये डॉट में ये, तो फाई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी ए। अब यहाँ से परिभाषा क्या बताओगे? इसमें परिभाषा दोगे कि किसी, या सीधे सीधा बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात करके लिखोगे, अर्थात फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। आज वो आपको समझ में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। इसमें से क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये मान लो कोई पृष्ठ है अपना, इस पृष्ठ से बहुत सारी वैद्युत बल दिखाई जा रही है। कितनी वैद्युत बल दिखाई जाएंगी उनकी पूरी माप को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। या अगर मैथमेटिकल रूप में आप देना चाहते हो तो फाई बराबर दे दो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। अब यहां से बोलो मैंने परिभाषा लिख दिया है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा आप दोगे बिनो दैट कि फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। यहां से क्या बताओगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणन को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बीमा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। ये अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे देख लेते हैं। आगे आप ये देखोगे कि अगर फाई बराबर ई डॉट ए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। जैसे मान लो दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों का सदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणन, डॉट गुणन, बिंदु गुणन बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या होता है? कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये ए और बी के बीच क्या है? कोण है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग वही अप्लाई करेंगे। तो फाई ई बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा ई और डी ए के बीच कोण है। ठीक है, जहां थीटा जो है ई और डी ए के बीच क्या है? कोण है। अब इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल केसेस हैं। मैं उस स्पेशल केस की बात करता हूं। ठीक है, तो आइए निकालते हैं स्पेशल केस। कुछ केस की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट ये है जब ई और डी ए एक दूसरे के क्या होंगे? अभिलंबवत होंगे। अभिलंबवत हों। जब क्या हों? जब ई और डी ए एक दूसरे के अभिलंबवत हों तो क्या होगा? तो क्या होगा? यहां से फाई ई बराबर निकालोगे तो यहां आएगा ई डी ए कॉस। अच्छा, अभिलंबवत होता है तो क्या होता है? थीटा बराबर यहां पर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। अगर एक दूसरे के अभिलंबवत होंगे तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहां से फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा के स्थान पे कितना रख दोगे? 0 डिग्री। तो यहां से मिलेगा फाई ई बराबर ई डी ए, इतना मिलेगा। अच्छा देखो यहां पर क्या हुआ है? ई डी ए इतना आ गया। इससे स्पष्ट है कि ई और डी ए को एक दूसरे के अवलंबित रखने पर कुछ न कुछ क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। मतलब कुछ न कुछ उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। दूसरा मैं ये बात कर रहा हूं, अगर समांतर होगा तो क्या होगा? अब दूसरी कंडीशन, केस सेकंड, जब
जब E पैरेलल किसके होगा, DA के। अब समझ रहा ना, जो वैद्युत क्षेत्र है DA के पैरेलल होगा तो क्या होगा, पहले समांतर होगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई E बराबर EDA, तो यहाँ से हो जाएगा cos 90, तो फाई E बराबर ED, cos 90 का मान होता है 0, तो फाई E बराबर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फाई E बराबर 0 है, इसका मतलब है अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। देखो यही तो है ना, देखो हमने समांतर रखा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर जब 90 डिग्री रखे तो ये 0 आ गया, और ये कितना मिल गया, 0 मिल गया। इससे सिद्ध ये होता है कि अगर आप इसको समांतर रख दोगे ना, पृष्ठ के समांतर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा या कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं जाएगी। आई होप को आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, यहाँ से हम लोग अभी जस्ट जो कंडीशन निकाले थे, या चलो बताते हैं, ठीक है, ये होगा। आई होप को आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखते हैं। वी नो दैट फाई बराबर क्या होता है, फाई E बराबर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्लक्स बराबर होगा EDA, ऐसा होगा। मात्रक लिखते हैं, फाई E का मात्रक बराबर होगा E का मात्रक डॉट में होगा DA, मतलब क्षेत्रफल है, या A का मात्रक लिख दो, A का मात्रक, तो ये होगा फाई E का मात्रक होगा, फाई E का मात्रक बराबर E का मात्रक क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में बताया था, E बराबर होता है F अपान में Q नॉट, ये होता है एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और यहाँ से मात्रक निकालोगे तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम, तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होगा। ए मीन्स क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब इसको नोटेशन में लिख दो, फाई E का मात्रक होगा, मात्रक बराबर न्यूटन को लिखते हैं N से और कूलम को लिखते हैं C से, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा, कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम होता है, ये होता है मात्रक, ठीक है। आप फिर से देख लीजिएगा, इतना डी फाई E बराबर अभी निकाले थे, EA होता है, ये कब होता है, जब आपका E और DA दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तभी कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तभी जो होता है क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो ये फाई बराबर EDA हो गया है। E, अब यहाँ से फाई का मात्रक लिखोगे, इसका भी मात्रक होगा और इसका भी मात्रक हो जाएगा। तो फाई का मात्रक बराबर होगा, E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। नोटेशन में लिख दो, न्यूटन को N से लिखते हैं, मीटर को M स्क्वायर से हो जाएगा, और ये कूलम को क्या C से लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप जैसे ना, ये अगर ऐसा ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये हुआ। आगे हम लोग बीमा देखते हैं, हम लोग लगाते हैं बीमा, ठीक है, इसकी बीमा निकालते हैं, बीमा लिखते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं बीमा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ठीक है। बीमा देख लीजिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि फाई E बराबर होता है, EDA, ऐसा होता है। अब आप बीमा के लिए भी वही लगाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे फाई E की बीमा मीन्स फाई की बीमा वही होगी जो E और A का बीमा होगा, की बीमा बराबर होगा E की बीमा इनटू किसका होगा, A की बीमा। अगर यहाँ पे दिक्कत हो आप DA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। DA मीन्स बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है। अब चाहे छोटा सा क्षेत्रफल हो चाहे बड़ा सा क्षेत्रफल हो, बात तो क्षेत्रफल ही है, तो क्षेत्रफल ही रहेगा यहाँ से। अब फाई E की बीमा बराबर, अब देखिएगा ऐसा आप इसके पहले मैंने लिखवाया था कि E बराबर होता है F अपान में Q नॉट, F का बीमा क्या होता है ML
टी माइनस टू, ए की बीमा होगी ए माइनस वन और टी माइनस वन होगा, ऊपर चला जाएगा तो इसकी बीमा आएगी यम यल, देखो यल तो एक ही है, टी माइनस थ्री हो जाएगा और ए माइनस कितना हो जाएगा वन। तो ये ई की बीमा आई है। ई की बीमा क्या होगी, चूंकि देखो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर यम ए, यह बराबर यम ए होता है, यम की बीमा होती है यम, ए की बीमा क्या होती है यल टी माइनस टू होता है, यल टी माइनस टू होता है, टी माइनस टू ये हो गया, यही लिख दिए हैं। और ए एक इसकी बीमा क्या होती है ए टी होती है, ऊपर जाएगा ए इनवर्स और टी इनवर्स हो जाएगा, तो ये होगा यम, यल की तो इसमें कोई पेयर नहीं है तो यल हो जाएगा, टी घात दो है सॉरी इसकी पावर माइनस टू है, पावर वन है तो माइनस थ्री हो जाएगा, ये है। तो अब इसकी बीमा क्या लिखोगे यम यल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ऐसे ए माइनस वन ये हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है दूरी, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई की बीमा क्या होती है यल होती है और उसकी बीमा क्या होती है दूरी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा यल और उसके बाद चौड़ाई की बीमा क्या होगा वी यल, तो यल की पावर टू हो जाएगा ऐसा। तो इसकी बीमा क्या होगी आप बताइए, यल की पावर यहाँ पर वन है यहाँ पर दो है तो क्या हो जाएगा यम यल की पावर कितना होगा थ्री, टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाई की क्या हो जाएगा फाई की बीमा हो जाएगी, ये आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से फिर से समझ लीजिए, फाई ई बराबर होता है इतना, फाई की बीमा निकालोगे तो ई की बीमा निकालोगे और डी ए की बीमा लिखोगे, तो फाई ई की बीमा होती है यम यल टी माइनस थ्री ए माइनस वन और डी ए की बीमा क्या होती है यल टू, और दोनों को मिला दोगे टू और वन कितना थ्री होगा, इतना लिखा गया, बाकी सारी चीजें ठीक है। आई होप को आपका ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तीनों क्या होगा एक बयान से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर कभी कभी एम के एस मात्रक पूछ लेता है, फाई ई का ये स्टार पॉइंट बना लो, फाई ई का एम के एस मात्रक, एम के एस मात्रक क्या होगा बताओ, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ये होता है दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, देखो ना किलोग्राम, इसका क्या लिखो मीटर की घात 3 लिख दो। और देखो ये क्या है टाइम, इस समय ये क्या है ये क्या है समय है, तो इसकी बीमा क्या लिखोगे, टी की बीमा क्या हो जाएगी, ये है सेकेंड और ये एम्पियर माइनस वन, ये मात्रक हो जाएगा। तो आप यहाँ से एम के फाई की मात्रक, फाई का एम के एस मात्रक दोगे किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर माइनस थ्री एम्पियर की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब हम लोग अगली टॉपिक बात करते हैं। अगले टॉपिक में अगला टॉपिक है गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस थ्योरम कह दो, गॉस थ्योरम कह दो या गॉस लॉ कह दो, गॉस की प्रमेय बोले या गॉस का, चाहे आप इसे गॉस की प्रमेय बोले, चाहे आप गॉस की नियम बोले, चाहे आप स्थिर वैद्युत की गॉस का नियम बोलो, सब ही एक ही बात है, सब पूरा एक बात है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसमें लोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखो ये जैसा कि नाम से क्लियर है गॉस का नियम है, तो एक साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने क्या किया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना की थी, एक काल्पनिक पृष्ठ लिए थे। इसमें क्या किए थे, एक काल्पनिक पृष्ठ लिए थे, एक काल्पनिक पृष्ठ लिए। देखो बात समझिए, गॉस, ये जो गॉस का नियम है इसको गॉस ने ही दिया था और उन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ लिए। इस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया गॉसियन पृष्ठ, इस पृष्ठ का नाम रख दिया गया गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब ये गॉसियन पृष्ठ देखिएगा, गॉसियन पृष्ठ क्या है, जिसना ये कल्पना मात्र पृष्ठ है, जो कि ऐसा कोई पृष्ठ होता नहीं है। ये गॉस का नियम किसके लिए अप्लाई होता है, सिर्फ गॉसियन पृष्ठ के लिए होता है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक कल्पना मात्र क्या होता है पृष्ठ होता है। आप इसकी कल्पना कहीं भी कर सकते हो, जैसे मान लो एक पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ ले लिए, इसको आप यहाँ पे कल्पना कर ली कि ये क्या है, ये पृष्ठ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, गॉस, उसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे, गॉसियन के, गॉस के नियम क्या होता है, गॉस
का नियम जो है गॉस ने ही प्रतिपादित किए थे। और यह इन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ लिए, उस पृष्ठ को क्या बोले, गॉसियन पृष्ठ बोले। और उन्होंने बताया, और इस पृष्ठ की खासियत है कि ये पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। या आप यहां से कह सकते हो कि जो गॉस का नियम है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ओपन पृष्ठ के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता है। ठीक, अब हम गॉस का नियम समझते हैं। इतनी बात थी, हम लोग गॉस के नियम को समझते हैं क्या होता है। गॉस के नियम को समझते हैं, गॉस का नियम क्या होता है। अब मान लेते हैं एक कोई गॉस या कोई काल्पनिक पृष्ठ हम मान ही लेते हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए हम लोग जो अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो गॉस का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गॉस के नियम के बिना मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं बनता है। यकीन मानिए कि गॉस के नियम के बिना आपका पेपर नहीं बनेगा 100%। इसको देख लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए, यस एन इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, यस एन इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है, यस एन इम्पोर्टेंट, एकदम यस एन का मतलब है कि 2024 में फिक्स क्वेश्चन एकदम है। तो अब हम देखेंगे अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो गॉस का नियम है, गॉस का नियम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, ये इसमें हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे, उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ आप किसी भी तरह आप कहीं भी मान सकते हो। ये मान लो गॉसियन पृष्ठ है आपका, ये काल्पनिक पृष्ठ है, किसी भी तरह से आप मान लीजिए, बस मान लो कि गॉसियन पृष्ठ है। अब इसके क्या, अब इसके कहीं भी ले लो, एक बिंदु क्या है, O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, और इस बिंदु से R दूरी पर क्या करना है, एक बिंदु हमें P लेना है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकें। तो एक पृष्ठ हम इसको मानेंगे ऐसे कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, ये R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, और इस पर जो इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, वो dA है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, वो E है, और इन दोनों के बीच कोण क्या है, थीटा है। तो आइए हम सब लोग समझते हैं कूलाम का नियम, गॉस का नियम ये कहता है कि किसी पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से या उस पृष्ठ के आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। नियम को फिर से समझिए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुनो, किसी भी वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये बात, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है Q/ε0। ये हो जाएगा गॉस का नियम। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, गॉस का नियम हो जाएगा। आई होप को आपको नियम समझ में आएगा। मैं नियम नीचे लिख दे रहा हूं, आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, किसी पृष्ठ से पृष्ठ मीन्स गॉसियन पृष्ठ की बात होगी, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात करके लिखो, ऐसे एग्जाम में एकदम लिखिएगा, अर्थात फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, या फाई ई बराबर आएगा Q/ε0। ये एकदम एग्जैक्ट हुआ। देखो मैं आपसे एक बात और बताने वाला हूँ कि कोई भी नियम हो, कोई भी अगर परिभाषा हो, तो उसके नीचे उसका सूत्र जरूर दे दो, ये कंप्लीट माना जाता है। जब उसका आप सूत्र नहीं लिखते हो तो वो क्या होता है, अधूरा माना जाता है। तो मैंने इसमें नियम बता दिया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई
उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, फाई बराबर क्यू अपान में ε0। ये हो जाएगा कूलाम का नियम। ठीक है, ये क्या है, ये कूलाम का नियम है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये हो गया। इसकी उत्पत्ति देखते हैं, कूलाम का नियम और इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति का मतलब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, और गॉस के नियम का निगमन या उत्पत्ति, या इसे व्युत्पत्ति बोलते हैं, व्युत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, तो हम लोग इसमें सीधा लिखते हैं निगमन, या इसी को डेरिवेशन बोल दो, डेरिवेशन बोल दो, या इसी को आप प्रूफ कह दो, सब नाम एक ही है। हम लोग देखो प्रूफ करते हैं। ठीक, लेकिन प्रूफ करने में कुछ लिखना होता है, मैं उसको नहीं लिखूंगा, आप सिर्फ उसको क्या करोगे, लिखोगे। ठीक, हाँ, तो देखो इसमें क्या मानोगे, एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसमें एक बिंदु O स्थित है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर क्या है, एक बिंदु O स्थित है, और इस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। एक गॉसियन पृष्ठ जिसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो आप फिर से समझ लीजिए क्या लिखोगे, एक गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु R से, इस मतलब बिंदु O से r दूरी पर जो बिंदु P उपस्थित है, बिंदु P स्थित है, इसके लिए एक छोटा सा क्या करना है, एक छोटा सा सरफेस लेना है जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इन दोनों के बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहां से देखते हैं उत्पत्ति में, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्या होगा, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। यहां से लिखेंगे डी फाई ई बराबर, क्या लिखेंगे, डी फाई ई। अभी हम लोग देखे थे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसा होगा। आप ये बताइए सर, आप काहे डी फाई वगैरह ले लिए हैं, तो डी फाई चेला इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर बहुत छोटा सा क्षेत्र होगा तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा बहुत छोटा होगा, अगर एरिया छोटा है तो जो होगा वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक, तो यहां से डी फाई ई बराबर, यहां पर लिखोगे डी ए कॉस थीटा। अब इसमें बताओगे कि यहाँ पर जो E और DA है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डी फाई ई अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर लिखो DA कॉस 0 डिग्री, और यहाँ से आपको आएगा डी फाई ई बराबर EDA। ठीक है, EDA आएगा। मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। इस फिगर को मिटा के बगल में लिखता हूं। ठीक, तो यहां से इसको आगे देखेंगे, ये अब ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर होगा EDA। यहां तक हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ये। अब लिखेंगे अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए आप इंटीग्रेशन लगाओगे। फिजिक्स में कुल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं EDA, ऐसा। तो क्या करोगे, अब यहां से इसका एक बार इसको और लिख लेते हैं, यहां से E
ये हो जाएगा डी ए। अब देखिएगा ये डी जो डी फाई ई का जो समाकलन होगा वो होगा फाई ई और ई। देखो यहाँ पर डी ए, देखो अभी जो हम लोग बनाए थे ये कुछ इस तरह से बनाए थे और यहाँ से कुछ इस तरह से बनाए थे। इसका जो एरिया है बताओ ये कैसा है? अगर मैं आपसे इस एरिया की बात करूं तो ये कैसा है बताओ? गोल के आकार है कि नहीं? गोलाकार है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करोगे आप? गोले का क्षेत्रफल रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ पर तीव्रता का फॉर्मूला रखोगे, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से कट जाएगा 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर फाई ई बराबर आएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? यही गॉस की प्रमेय है। सॉरी, यही आएगा क्या? ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर आएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। नीचे यही लिखोगे, यही गॉस की प्रमेय है। मैं आपको सारी बातें एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अगर हो तो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर EDA होगा और डी फाई E बराबर EDA cos थीटा। ई और डी ए परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ लोगे ना, ये होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो अगर इन दोनों को समांतर अगर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ को समांतर रखोगे तो उनके थीटा बराबर 90 डिग्री बन जाएगा। उस स्थिति में कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है। तो डी फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा। यहाँ से डी फाई बराबर ई डी ए होगा तो कुल वैद्युत निकालोगे। जब कुल वैद्युत की कुल की जहां भी बात होगी फिजिक्स में लोग वहां समाकलन करेंगे। ठीक है, तो कुल आप निकालोगे, समाकलन कर दोगे। समाकलन इसका समाकलन होगा फाई और इसका देखो कांस्टेंट है बाहर आएगा डी फाई। चूंकि ये जो गोल होगा ना, ये गोल के आकार है, गोल है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो कि जो ए होगा वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर ये होगा। तो आप रख दोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। यहाँ रखोगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू अपान में क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही गॉस की प्रमेय है। आई होप को आपको क्या होगा ये समझ में आया होगा। आई होप को आपको क्या होगा? गॉस की प्रमेय समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं ना। ठीक है, पढ़ते रहिए। गॉस की प्रमेय से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। या आप ऐसा कह लीजिए कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम सिद्ध कीजिए, या गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम क्या होगा उसको आप क्या करिए? लाइए। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, सेम एकदम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एकदम जैसे अभी हम लोग गॉस की प्रमेय देखे वैसे वो भी देखेंगे। ठीक है, आप क्या करिए? वीडियो के ध्यान से देखते रहिए। देखो ये कोई पृष्ठ है, ये कोई क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है एक। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। इसके केंद्र में क्या है? केंद्र में या कहीं भी मान लो एक बिंदु वो है जिसमें प्लस क्यू आवेश क्या है? उपस्थित है। प्लस क्यू आवेश क्या है? ये यहाँ पर उपस्थित है। और इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं? पी लेते हैं। ठीक है, पी लेते हैं और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है? ये डी है। इसका क्षेत्रफल क्या है? डी है। और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? ई है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? कूलॉम का नियम सिद्ध करेंगे। प्रूफ देखते हैं। अति सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? आप निकालोगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। डी फाई ई बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर बताओगे सर ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री। ओ
यहाँ पर बताओगे सर कि जो ई है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। अगर लंबवत होंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या रखोगे 0 डिग्री, तो डी फाई ई बराबर यहाँ पर 0 रखोगे तो मान 1 हो जाएगा, ई डी ए आएगा। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन लगाएंगे। डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तो इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा कितना, डी फाई ई, यहाँ से आएगा ये। अब देखो इसका जो समाकलन, देखो ए ऐसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो इसका डी ए का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। डी ए का समाकलन मीन्स क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, क्योंकि वो ना गोलाकार का है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, यहां से ई निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालोगे, या तो जाने दीजिए, आप बी नो दैट यहां पर लिखोगे, बी नो दैट हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से ये आप क्या रखोगे, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से क्या करो, यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये होगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ई निकालोगे, ई तो ये पूरा इसके सिस्टम में आएगा ना, नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ये पूरा, और इसको बना लेते क्यू अपान में आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसको लाना है, इसको यहाँ लाओगे तो 1/4 पाई होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हमें कूलाम का नियम लाना है, तो यहाँ लिखोगे आल्सो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू नॉट होता है, ये सूत्र हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, तो क्या करोगे, या तो यहाँ पर एफ अपान क्यू नॉट रख दो, या तो आप क्या करिए एफ का मान निकाल लीजिए। यहाँ से ना एफ का मान निकालोगे तो ई क्यू नॉट हो गया, ई के स्थान पे रख दो, जहाँ ई है वहाँ क्या रखोगे, जहाँ ई है वहाँ इसमें, जहाँ ई है वहाँ पर रख दो एफ अपान क्यू नॉट। तो इससे देखो यहाँ से ये ई के, यहाँ इस ई के स्थान पे रख रहे हैं एफ अपान में क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो ये इधर क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। यही होता है कूलाम का नियम, यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप यही रखोगे कि सर देखो ई बराबर हम लोग एफ अपान क्यू, ई बराबर हम लोग जानते हैं एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक, तो अब जहाँ पर ई है वहाँ पर एफ अपान में क्यू नॉट रख दो, तो इसके स्थान पे क्या रख दिए, इसके स्थान पे क्या रख दिए बताओ, एफ अपान में क्यू नॉट। एफ को यही रहने दो, ये उधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम है। तो आप लिखोगे यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का क्या है, नियम है, यही कूलाम का नियम है। एक बार फिर से पूरा समझ लीजिएगा। देखो ऐसा फिगर है, ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, इसके किसी भी बिंदु, कहीं भी एक बिंदु क्यू ओ है, ओ कहीं भी एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक हम लोग बिंदु पी लिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिएगा इसका छोटा सा खंड क्या डीए ले लिए हैं, जिस पर क्या है बिंदु पी है, उस पर एक छोटा सा खंड क्या डीए ले लिए, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बीच कोण थीटा बना, पूरा फिगर पीछे वाला है। तो अब क्या अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो यहाँ से डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस
थीटा बराबर क्या रखोगे 0 डिग्री, चूंकि ये दोनों लंबवत हैं, 0 डिग्री हो जाए, डी फाई बराबर ई डी हो जाए, कुल वैद्युत फ्लक्स समाकलन कर दो, इसका अलग करोगे इतना आएगा, इसका करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। गॉस की प्रमेय से इतना बराबर इतना हम लोग जानते हैं, तो क्या करोगे, जहाँ पर फाई है ना वहाँ पर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो ई को यहीं रहने दो, इसको यहाँ पर लाओगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा हो जाएगा क्यू अपन में आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर इतना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपन में क्यू नॉट, इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वहाँ पर एफ अपन में क्यू नॉट रख दो, एफ अपन में क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ बराबर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इधर गुणा सॉरी भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, कूलॉम का नियम है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।